हेलो बच्चों, ये बच्चों वीडियो का पार्ट 6 है। इससे पहले के हमने वीडियो के 5 पार्ट करे, जिसमें कि हमने सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक के सारे क्वेश्चन कर लिए। और इस वीडियो में हम बच्चों यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये क्वेश्चन है आपका 36। क्वेश्चन में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बच्चों, और मैं इसको एक अच्छे से डायग्राम से भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रमेश द ऑनर ऑफ स्वीट सेल्स शॉप। चलिए मैं आपको पहले इसको डायग्राम्स को भी ले लेता हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। रमेश द ऑनर है एक स्वीट सेलिंग शॉप का, वो परचेस करता है एक रेक्टेंगुलर कार्ड। तो देखिए ये एक मैंने रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया है। इसकी डायमेंशन दे रखी है 25 बाई 40 सेंटीमीटर। तो ये 25 इसकी ब्रेथ हो गई और ये 40 क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। इसका वो क्या करना चाहता है, टू मेक कंटेनर पैकेट्स। इसके लिए वो एक कंटेनर पैकेट बनाना चाहता है। कंटेनर पैकेट का मतलब समझिए स्वीट बॉक्स बनाना चाहते हैं जो ऊपर से क्या हो, विदाउट टॉप, यानी कि ऊपर से वो खुला हो। इसके लिए उसने क्या करा, लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब देखिए उसने इसके हर एक कॉर्नर से क्या करा, मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। उसने इस कार्डबोर्ड के हर एक कॉर्नर से आपका एक एक पार्ट हिस्सा काट दिया बॉक्स बना इसका, क्योंकि वो कंटेनर बनाना चाहता है, स्वीट बॉक्स बनाना चाहता है, तो कॉर्नर को काटना पड़ेगा। उस कॉर्नर को काटने के लिए जो कॉर्नर की जो पॉइंट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x, यानी कि स्क्वायर जो कट करा है हर एक कॉर्नर से वो कितने साइड का है, x सेंटीमीटर का है। फ्रॉम ईच कॉर्नर गिव द शेप ऑफ द कंटेनर, ताकि वो अब यहाँ से क्या करेगा, देखिए जब ये काट लेगा तो ये कुछ इस टाइप की आपके पास कार्डबोर्ड से ये वाली शीट निकल के आ जाएगी। और ये जो चारों पीस है यहाँ से ये कट के क्या हो गए, अलग हो गए। अब वो इसको जो येलो पार्ट है ये आपका कटा हुआ पार्ट आ गया, और ये कटे हुए पार्ट से वो क्या करेगा, यहाँ से बॉक्स बनाएगा। अब देखिए पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या चीज़ आपको, देखिए यहाँ पे पहले जो कार्डबोर्ड की लेंथ थी वो कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। अब इधर से भी एक्स पार्ट कट गया और इधर से भी एक्स पार्ट कट गया। तो जो अब कार्डबोर्ड की जो कटे हुए कार्डबोर्ड की लेंथ है वो कितनी है, ये 40 - 2x, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सेस कट गया। सिमिलर वे में पहले कार्डबोर्ड की लेंथ थी 25, अब ऊपर से भी एक्स कट गई और नीचे से भी एक्स कट गई। तो ये रिमेनिंग साइड इधर से कितनी बचेगी, 25 - 2x। अब यहाँ से कार्डबोर्ड को क्या करा जाएगा, मोड़ा जाएगा। ये जो फ्लिप है इसको जो मोड़ के यहाँ से क्या बनाएंगे, स्वीट बॉक्स। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का बन के आएगा बिल्कुल। ये जो फ्लैप है, ये येलो वाला जो पार्ट है ये मुड़ के ये इस पे चढ़ जाएगा, और ये वाला जो येलो पार्ट है ये फ्लिप होके यहाँ पे इस पे आ जाएगा चढ़ के। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ये बॉक्स बनाना चाहते हैं। और ऊपर से देखिए टॉप खुला हुआ है, ये तो ऊपर से टॉप खुला हुआ जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने आपके खाने के लिए रखा है, आप इसको चाहो तो टेस्ट करके देख सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आपको भी शायद आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्वीट बॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों क्या है कि इसकी जो हाइट है, देखिए मैं यहाँ पे इसको मैंने क्यों बनाया है, ताकि आपको हाइट समझ में आ जाएगी। जब ये वाला पार्ट है, जब ये इसको मोड़ेंगे तो ये मोड़ के हाइट कितनी दिखाएगा आपको, ये वाला हिस्सा मुड़ के ही इस पे चढ़ेगा, इस पोर्शन पे आ जाएगा। और इस पोर्शन पे आएगा तो इसकी हाइट भी उतनी होगी जितना ये पार्ट था। तो ये कितनी लेंथ का पार्ट है आपका, x का। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बच्चों इसमें क्या क्या चीज़ आपको दे रखी है और क्या क्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में आपको पूछा गया था वॉल्यूम निकालना है कंटेनर का। तो वॉल्यूम के लिए जो कंटेनर की लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 40 - 2x, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 25 - 2x हो गई। और हाइट कितनी हो गई बच्चों, इसकी हाइट हो गई इसकी कितनी, x। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो हमें निकालना था। अब सेकंड पार्ट में हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पूछा जा रहा है। वॉल्यूम जो हमने निकाला है उसका हमें dV/dx यानी कि x के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, डिफरेंशिएट। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दो तरीके हैं। इसमें 3 फंक्शन से आपको करना पड़ेगा। 3 फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि जैसे x1, x2, x3, 3 फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़े तो कैसे करते हैं, 2 को आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और तीसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे।
प्लस फिर पहले और तीसरे वाले को छोड़ देंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे और इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका लंबा हो जाता है तो मैं इससे ना करा के आपको एक अदर तरीके से बताता हूँ। आप पहले एक काम करिए, इस x की मल्टीप्लाई या तो इस ब्रैकेट में कर लीजिए या x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, तो उससे क्या होगा, दो फंक्शन बन जाएंगे जिससे डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो मैंने इस x की मल्टीप्लाई बच्चों कहाँ पे करिए, इस ब्रैकेट में, तो कितना आ जाएगा 40x माइनस 2x²। अब यहाँ पे हम इसको दो पार्ट से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे करा है। तो डिफरेंशिएट दो पार्ट के लिए जानते हैं, पहले को हम छोड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ते हैं पहले का हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो तो एज इट आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएट करेंगे 25 का 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना -2। यहाँ पे 25 माइनस 2x एज इट आ जाएगा, 40x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 और x² का कितना होगा बच्चों 2x, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से करिए, कैलकुलेशन में मैंने पहले इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया ताकि आसान हो जाए। 2 कॉमन निकालने में बचेगा 20x माइनस x² और बाकी की टर्म्स को, और यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। अब देखिए ऑल ओवर देखेंगे, यहाँ पे 4 है और ये 2 और 2 मिलके ये भी 4 हो जाएगा, तो इस 4 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये 2 और 2 तो बाहर चला गया, अब यहाँ पे -1 बचता है। इस माइनस की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो बचेगा माइनस का 20x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x²। सिमिलर वे में इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसको हम पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में लगा लेते हैं। तो सीक्वेंस में क्या है कि पहले x² देखिए, यहाँ पे x² है और यहाँ पे 2x², तो ये बन जाएगा 3x², माइनस का 20x और माइनस का 25 और 20x, ये सब माइनस के है तो ऐड होके बन जाएगा 65 और रिमेनिंग टर्म यहाँ पे कितनी है 250। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर हम सब करना जानते हैं, तो हमने यहाँ पे 65 के ऐसे टुकड़े करे जिसका मल्टीप्लाई कितना हो 250 और 3 से मल्टीप्लाई करे तो 750 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे 65 के दो फैक्टर कितने होते हैं 15 और 50। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, ये सबको करना सबको आता ही होगा। तो इसमें से 3x कॉमन ले लिए तो बचा x-5, यहाँ से 50 कॉमन लिए तो x-5, ऑल ओवर हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो ये यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, इसका dv/dx आ गया, जो कि आपको फाइंड आउट करना था डिफरेंशिएट। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट पूछा गया है। ये मैंने आगे का इसलिए कराया आपको सॉल्व क्योंकि ये आगे के अदर पार्ट भी आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट पे क्या पूछ रहा है, थर्ड का जो ए पार्ट है उसमें पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। एक्स की किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम में वॉल्यूम कंटेनर का मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए फिर से मैंने जो अभी सॉल्व करा था वो ले लिया dv/dx। अब देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव में कोई भी वैल्यू रखने से माइनस में आती है तो वही हम इसको क्या कंसिडर करते हैं मैक्सिमम। तो इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उससे भी पहले हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल किसके रखेंगे 0 के, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इक्वल रखने से इसकी x की वैल्यू एक तो 5 आ जाएगी और दूसरी कितनी आ जाएगी, इसको इक्वल रखेंगे तो ये 5 दे देगा और ये वाला पार्ट से हमें कितनी मिल जाएगी 50/3। इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू पे हमें ये दिखाना होगा कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस है या प्लस है। तो उसके लिए अब हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो 4 को तो हमने ऐसे छोड़ दिया, इस पर फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का करा, सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का करा। अब हम डिफरेंशिएट जब करते हैं तो डिफरेंशिएट पे x का कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे x का 1 मिलेगा तो कितना बचेगा 3 और ये पार्ट 0 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट मिल जाएगा और इसको फर्दर अगर हम और सॉल्व करें तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, हम वैल्यू चेक करेंगे x = 5 पर और x = 50/3 पे। उसके लिए मैंने पहले थोड़ा सॉल्व कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको वैल्यू लगाते हैं x = पहले हम किस पे लेते हैं,
एट एक्स इक्वल टू 5 पे। तो इसमें हम x की जगह 5 लगा दिए, तो x की जगह 5 लगाएंगे तो यहाँ पे 24 इंटू 5 माइनस 260 लगाएंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी आ जाएगी, -140। सिमिलर वे में अब हम इसमें x की जगह कितना लगा के देखते हैं, 50/3। तो हमने इसके 50/3 लगाया तो ये आंसर हमें कितना मिलेगा, मतलब 24 इंटू एक्स की जगह लगाएंगे 50/3 माइनस 260। तो इस पे आंसर आपको क्या मिलेगा, प्लस का 140। हमसे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था। तो किस वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम होगा, तो x इक्वल टू 5 के लिए वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो बस यही इसका क्या हो गया आंसर। तो एट x इक्वल टू 5 पे वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसमें बच्चों एक पार्ट और रहता है, वो कौन सा रह गया आपका, और वाला थर्ड का बी। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, चेक वेदर द वी का मतलब वॉल्यूम हैज अ पॉइंट इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 65/6 और नॉट। क्या वो इस पर इन्फ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से डिफरेंशिएट हमने कर ही रखा है, ये dv/dx हमारे पास है ही। इसमें अगर हम इसको अभी हमने ये भी सॉल्व करा था, अब इसमें हम ये वाली वैल्यू लगा के देखते हैं जिस पे हमें चेक करना है, 65/6। तो जब हम इस पे लगाएंगे तो इस पे निकालने से हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब जीरो आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले में लगाएंगे इसकी वैल्यू तो हमें जीरो नहीं मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव में जब इसकी वैल्यू लगा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। तो जीरो आने का मतलब है कि बच्चों यहाँ पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर आपका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, एन ऑर्गेनाइज कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरी, बॉयज और गर्ल्स में रेस कराई गई। ऑल देयर वर बी 250 पार्टिसिपेंट अमंग द फाइनल 3 फ्रॉम कैटेगरी। देखिए यहाँ तक तो कुछ पढ़ने का है नहीं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से है। तो मेन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बी एक सेट दे रखा है बॉयज़ का और जी दे रखा है एक गर्ल्स का। तो यहाँ पे लिखा भी है बी रिप्रेजेंट करता है बॉयज़ को और जी रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को। रवि ने डिसाइड किया एक्सप्लोर करने के लिए दीज सेट्स को वेरिएट टाइप में रिलेशन फंक्शन निकालने के लिए। तो इस बेस के ऊपर जो क्वेश्चन, मतलब जो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको उनके आंसर्स बताने हैं। तो देखिए मेन आपको क्या है कि यहाँ पे बस यहाँ पे 2 सेट है, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे ये तक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, रवि विश टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल बी टू जी, मतलब इस बी और जी में जितने भी रिलेशन बन सकते हैं आपको वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कितने बन सकते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, बॉयज़ का सेट दे रखा है b1 b2 3 और गर्ल्स का दे रखा है g1 g2। अब इसके हम नंबर काउंट करें तो बॉयज़ में कितने नंबर आते हैं, 3। ऐसे को गर्ल्स में कितने नंबर आते हैं, 2। तो जो गर्ल्स में नंबर आते हैं उसको हमने b नाम दे दिया और जो बॉयज़ में नंबर आते हैं उसको a नाम दे दिया। अब आप जानते हैं कि जब रिलेशन निकालते तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा बच्चों कि जो भी रिलेशन निकालते हैं तो उसके नंबर्स की जो पावर होती है उसको 2 के ऊपर लगा के मल्टीप्लाई की जाती है। अब इसमें हमने जो a की वैल्यू निकाली है 3 वो लगाते हैं और जो b की वैल्यू निकाली 2 वो अप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाता है 2 की पावर 6। तो ये क्या आते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन किस में आ गया आपका, b से g की तरफ, b से b टू g आ गया। तो कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 6। आप इसको एडिट भी छोड़ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन जी। अब केवल जी के बारे में बात कर रहा है, तो जी आपको पास कितना है, जी इज इक्वल टू है g1 g2। तो इसके लिए आपको क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। अब देखिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ इक्विवेलेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो ये आपने फॉर्मूले में पढ़ा भी है, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जिस कंडीशन में ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं वही रिलेशन मिलके क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि कोई भी रिलेशन अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो तीनों बातों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब ये तीनों बातें भी हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है खुद का खुद से रिलेशन होना, यानी कि x का x से रिलेशन होना। सिमेट्रिक का मतलब है अगर x का y से रिलेशन है तो इसका उल्टा रिलेशन भी आएगा y का x के साथ। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर x का y से है
और वाई का किसी और जेड से है, तो इसका मतलब एक्स और जेड का भी आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशन। तो ये कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। जिस कंडीशन में ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। लिखा हुआ है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे सबसे छोटा पूछा जा रहा था, तो देखिए सबसे छोटा रिलेशन खुद का खुद से होता है, तो जी यहाँ पे G1 है, G1 का G1 से निकाल देंगे, और G2 है तो G2 का G2 से। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये G1 अगर हम इसको एक सेट को ले ले तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है 1 का 1 से, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव। सिमिलर वे में ये भी ये तीनों रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको क्या कर रहा है, बताया, दोनों ही सेट इक्विवेलेंस रिलेशन को बता रहे हैं, और ये इसके क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था, रवि डिफाइन, एक रिलेशन को डिफाइन कर रखा है रवि ने बी से बी की तरफ, तो वो रिलेशन आपको दे रखा है R1 की वैल्यू इस तरह से दे रखी है, राइट द मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी एडेड। अब इसमें कुछ हमें ऐड करना है ताकि ये वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्सिव तो हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो हमें किस तरीके से निकालना है, देखिए आपको ये वाला सेट आपको दे रखा है, अब आपको इसमें कुछ ऐसे नंबर और ऐड करने हैं ताकि ये क्या बन जाए, आपका रिफ्लेक्सिव बन जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमने इसमें किस तरीके से देखिए ऐड करा, ये दो नंबर तो हमारे पास एज इट है बिल्कुल, इसको तो हमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना क्योंकि इसी में हमें ऐड करने को कहा जा रहा है। अब हमने क्या ऐड करा, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए देखना पड़ेगा क्या ऐड करेंगे, सेम का सेम से। तो हमने सेम B1 का B1 से करा और B2 का B2 से करा और B3 का B3 से। तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। अब इसको नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, नॉट सिमेट्रिक का मतलब है x का y से हो और y का x से हो तो हम सिमेट्रिक बोलते हैं, तो उसके लिए हमने B2 का B3 से दिखा दिया। तो अगर यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगा तो B2 का B3 से है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट और एग्जिस्ट करना चाहिए, वो क्या, B3 B2, जो कि हमने यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस करा क्योंकि हमें यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं दिखाना था, हमें यहाँ पे क्या दिखाना था, केवल रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कौन कौन से नंबर इसमें ऐड करे, तो ये 4 नंबर, ये 2 नंबर तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिए गए थे, तो ये 4 नंबर जो है, 4 सेट जो है हमने इसमें ऐड करे, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर भी हो जाता है। अब इसी में आपका बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट बी पार्ट भी पूछा जा रहा है, तो बी पार्ट में भी आपसे देखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो इसमें हमें कौन से नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो फिर से हमने क्या करा, सिमेट्रिक बनाने के लिए सेम नंबर B1 B2 B3 कर दिया, और अब सिमेट्रिक करने के लिए B2 B3 करा लेकिन उल्टा नहीं करा, और उसका उल्टा भी कर दिया B3 B2, क्योंकि अब हमें सिमेट्रिक भी चाहिए था। अब देखिए ये ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए अगर B2 का रिलेशन किससे है, आपका B3 से, तो B3 का रिलेशन किससे होना चाहिए, कहीं दूसरे रिलेशन B4 या कुछ, लेकिन इसका रिलेशन वापस किससे आ रहा है, B2 से आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा। तो इसमें हमने कौन कौन से नंबर ऐड करे, तो हमने इसमें ये 2 तो हमें गिवन थे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमने ये वाले नंबर सारे क्या करे, ऐड करे, और यही हमारे क्या कहलाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे, जो शो करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों थर्ड का ये और वाला पार्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। इफ द ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉलो बाई द कर्व x² = 4y, जहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, लाई कर रही है, और y की वैल्यू का इंटरवल दे रखा है, और ये आपको बताना है स्टेट वेदर द ट्रैक रिप्रेजेंट 1-1 मैपिंग और ऑन टू फंक्शन, ये आपको बताना है कि ये ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पे कर्व जो दे रखा है वो ले लेते हैं x² = 4y, और इससे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो y की वैल्यू होती है, उसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेते हैं, फंक्शन f(x). तो यहाँ पे हमने y को हटा के f(x) ले लिया। अब देखिए 1-1 के लिए आप जानते हो 1-1 के लिए क्या करेंगे, हम ये फंक्शन जो है 2 एलिमेंट के लिए लगाएंगे, x1 और x2 के लिए, और हम ये शो करेंगे कि x1 बराबर किसके आ गया, x2 के आ गया, तो ये हमारा 1-1 मैपिंग होगा। अब हम इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है f(x) का फॉर्मूला है x² / 4, तो ये x1 के लिए अप्लाई करा, ये x2 के लिए, 4 से 4 कट गया, तो रिमेनिंग टर्म आ गई आपकी
x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ क्या आएगी, x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस x2। अब आप एक बात नोट करेंगे तो देखिए x की जो वैल्यू है वो कहाँ से लाई कर रही है, 0 से प्लस माइनस 20√2 में लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस में है वैल्यू, इसकी 0 से लाई कर रही है इसके बीच में, तो इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया x1 इक्वल टू x2, और ये कंडीशन किसकी होती है, 1-1 मैपिंग की। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1-1 हो गया। अब हमें इसको क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे x की रेंज दे रखी, पहले हमने वो लिखी, अब इसको हम y की टर्म बीच में बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे y की टर्म हमें चाहिए, तो y के लिए हमें चाहिए होगा x²/4। तो अब पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। हमने इसका स्क्वायर करा तो ये 20√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 800। अब हम इसको, हमें क्या बनाना है, ये y की टर्म बनानी है। अब अपॉन इसके अपन 4 है, तो हम यहाँ पे सब में 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पे आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करने पे 200। तो देखिए यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो 0 से 200 के बीच में आ गई, जो कि किसकी रेंज दे रखी थी आपको, y की। और ये बीच वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, x²/4 क्या बन गया आपका y। तो देखेंगे यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, आपको ऑन टू मैपिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि y जो है वो 0 से 200 के बीच में है, जिसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है किसमें, रेंज में 0 से 20√2 के बीच में। तो यहाँ पे इस तरह से f क्या हो गया, हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड स्टडी का, ये लास्ट क्वेश्चन है और पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है 38, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अर्का बाउट 2 केजेस बर्ड, अर्का ने 2 पिंजरे खरीदे। एक केज फर्स्ट में उसने 5 पैरेट और 1 आउल रखा, और केज सेकंड में 6 पैरेट रखे। तो चलिए मैं आपको इसको एक डायग्राम से बनाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज ये बहुत तिगड़म वाला क्वेश्चन आपको लगने वाला है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, आपके लिए सब कुछ बना के रखा है। तो देखिए उसने 2 केज खरीदे, पहला केज ये रहा आपका केज फर्स्ट, इसमें उसने क्या रखे, 5 पैरेट। तो देखिए आपको ये 5 पैरेट नज़र आ रहे हैं, ये 5 पैरेट रखे और एक क्या रखा, आउल। तो यहाँ पे 1 आउल है, और दूसरे वाले केज में केवल 6 क्या होगा, पैरेट। अब एक दिन क्या करा उसने, फॉरगेट लॉक करना भूल गई, इस पिंजरे में जो लॉक होता है ना वो लॉक करना भूल गई। तो लॉक करने के बाद क्या हुआ, 2 पक्षी यहाँ से उड़ के इधर चले गए, केज फर्स्ट से केज सेकंड में साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ 2 पक्षी उड़ के यहाँ पे आ गए। और देन 2 बर्ड फ्लू बैक फ्रॉम केज टू सेकंड, अब वापस फिर 2 पक्षी यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब कौन से बर्ड्स यहाँ पे वापस आए ये बात नहीं बताई गई। तो एज्यूम दैट ऑल द बर्ड्स हैव इक्वल चांस ऑफ फ्लाइंग, ये मान के चलिए कि हर एक बर्ड की उड़ने की कैपेसिटी सेम है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है, और ये मैंने अभी क्वेश्चन को रिपीट करके ही लिखा है क्योंकि आपसे अभी शुरू में कहा गया था केज 1 में 5 पैरेट 1 आउल है, और केज सेकंड में क्या 6 पैरेट। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 से केज 2 में उड़े और वापस केज सेकंड से केज फर्स्ट में आ गए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन केज फर्स्ट। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो आउल है वो हमेशा केज फर्स्ट में ही रहे। तो इसके लिए 3 कंडीशन होगी। तो देखिए पहले कंडीशन क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए केज फर्स्ट में आपके पास 5 पैरेट थे और 1 आउल था, तो ये केज फर्स्ट का हिस्सा था। लेकिन यहाँ से हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। 3 कंडीशन क्या होगी भाई, 3 कंडीशन में 1 पैरेट और 1 आउल उड़ सकता है। तो यहाँ से 1 पैरेट गायब हो गया और 1 आउल गायब हो गया, और ये गायब होके कहाँ पहुँच गए, सेकंड वाले केज में पहुँच गए। देखो सेकंड वाले केज में 6 पैरेट्स थे। अब देखेंगे यहाँ पे पैरेट्स कितने हो गए, यहाँ से 1 पैरेट निकल के यहाँ पे आ गया, और 1 आउल यहाँ पे जो बैठा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। तो इसमें अब केज सेकंड में पैरेट की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 6 थे। अब यहाँ से उड़ के आएगा 6 + 1 तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से जो वापस आएंगे 2 बर्ड यहाँ से फिर वापस आएंगे।
अब कौन से दो वर्ड आएंगे वो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, अभी सभी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने माना, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे शुरू में कितने बर्ड थे, 5, और 5 पैरट्स थे। पैरट में एक पैरट उड़ के आया तो उसके लिए क्या आएगा 5C1, और एक ही यहाँ पे आउल था जो यहाँ पे आ चुका है तो उसके लिए कितना आएगा 1C1। अब लौट के कितने आए, लौट के भी हमने मान लिया अभी कि एक ही पैरट लौट के आया, एक ही आउल। अब देखिए लौटते समझ क्या है कि पैरट्स कितने आपके पास 4 और 3 7, तो 7 में से एक पैरट वापस आया तो 7C1, और एक आउल बैठा हुआ था तो कितना आया 1C1। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये हो गई आपकी कंडीशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन जरूरी थोड़ी कि एक पैरट और एक आउल उड़े। अब हो सकता है कि 2 पैरट उड़ के यहाँ पे चले जाए। अगर यहाँ पे 2 पैरट उड़ के जाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे शुरू में 5 पैरट थे, उसमें से 2 उड़ गए तो यहाँ पे बनेगा 5C2। और यहाँ पे जब आउल गया ही नहीं है तो यहाँ से आउल तो वापस नहीं आएगा, तो यहाँ से भी लौटने की कंडीशन क्या बनती है, 2 ही पैरट वापस आएंगे। अब यहाँ पे पैरट शुरू में देखेंगे तो कितने थे हमारे पास, 6 पैरट्स थे, और 2 उड़ के यहाँ आ गए तो कितने बन गए ये पैरट्स, देखेंगे तो 8 हो गए। अब 8 में से 2 वापस आएंगे तो उसको क्या लिखेंगे आप 8C2, तो यहाँ पे लिख देंगे 8C2। अब तीसरी भी कंडीशन बनेगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ से एक पैरट उड़ के और एक आउल उड़ के यहाँ पे आ गया, लेकिन वापसी में जैसे पहले हमने माना था एक पैरट एक आउल आया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वापसी में वो आ ही जाए, तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 पैरट्स अब वापस आ रहे हैं। देखिए यही तीनों पॉसिबिलिटी हम फाइंड आउट करना क्या चाह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालना चाह रहे हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम, जो जो हो सकता है वो आपको सब दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पैरट अगर यहाँ से निकलता है तो पैरट यहाँ पे कितने थे बच्चों 5 में से एक निकला तो 5C1, और एक आउल निकलता है तो आउल एक ही था तो 1C1। लौट के कितने पैरट आए 2। अब 2 पैरट लौट के आए तो पैरट यहाँ पे अगर यहाँ से एक आ गए तो पैरट कितने हुए यहाँ पे 4 और 3 7, और लौट के कितने आए 2, तो 7C2 हो जाएगा, आउल वहीं के में रह गया। तो हमारे पास टोटल पहले हम निकालेंगे सैंपल स्पेस क्या बने। देखिए पहली कंडीशन ये हो सकती है कि एक पैरट एक आउल उड़े और 2 और वही वापस आ जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई दोनों पैरट्स उड़े तो पैरट उड़ेंगे तो पैरट ही वापस आएंगे। और तीसरी कंडीशन हो सकती है एक पैरट और एक आउल उड़े लेकिन वापस में 2 पैरट, इसके अलावा कोई अदर कंडीशन नहीं बनती है। अब यहाँ पे पहले केस में देखेंगे पहली कंडीशन से कितना आ गया 5C1 और 1C1, और लौटने की कंडीशन ये हो गई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली कंडीशन से आया आपका फर्स्ट से, और ये वाला पार्ट आपका किससे आ रहा है दूसरी कंडीशन से 5C2 इंटू 8C2, और ये वाला पार्ट आ रहा है आपका तीसरी कंडीशन से। तो ये हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए जिसमें 1 लगा होता है उसमें वही ऊपर की टर्म आ जाती है 5, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 7 ऐसी की ऐसी आ जाएगा, 1C1 ये ऐसी आ जाएगा। 5C2 को अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए 5C2 को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो फैक्टोरियल 5 और नीचे 2 का फैक्टोरियल, फिर 5 में से 2 माइनस करते हैं तो ये 3 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 और इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, 2 से 4 कटा 2, 5 2 जा 10, तो 5C2 की जगह सॉल्व करने पे आ जाएगा 10। सिमिलर वे में जब 8C2 को आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 28। आई थिंक कॉम्बिनेशन आप लोगों को आता ही, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और ये वाला पार्ट 5 का आ गया और 1 इसका आ गया, और 7C2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। अब इसको ऑल ओवर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, तो ये आपका आ जाएगा 35, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 280 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 105। फाइनल रिजल्ट आपका आ गया 420। तो बच्चों ये तो हुआ कंडीशन की टोटल कंडीशन। अब देखिए मेन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या चीज़ है भाई, आपके पास 3 कंडीशन हुई, लेकिन इन कंडीशन में आपको ये देखना है कि केस 1 में आउल का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है आउल इज स्टिल इन केस 1। देखिए क्या इस कंडीशन में आउल केस 1 में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से आउल उड़ा और उड़ के फिर देखिए वापस आ गया, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन में वापस आ रहा है, इसका मतलब केस 1 में यहाँ पे आउल है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 पैरट अगर उड़े थे तो 2 ही पैरट वापस आए, तो आउल तो उड़ा ही नहीं,
आउल उड़ा नहीं, इसका मतलब ये केज 1 में ही है। तो यहाँ पे भी केज 1 में वापस उड़ के वापस आ गया। लेकिन यहाँ बच्चों देखो तो यहाँ पे नहीं है। कैसे? जब आउल उड़ के यहाँ चला गया तो यहाँ से उड़ के पैरट आया, कोई भी आउल उड़ के नहीं आया। तो यहाँ पे केस सेकंड में आउल जो है वो यहीं की यहीं रह गया, जबकि उसको कहाँ आना चाहिए था? फर्स्ट में, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली है जिस केस में आउल फर्स्ट केज में हो। तो इस वाले केस में उड़ के आउल फर्स्ट वाली कंडीशन में आउल यहाँ से उड़ के वापस इसमें आ चुका है, और यहाँ से तो उड़ा ही नहीं था, तो ये अभी भी यहीं की यहीं है। लेकिन यहाँ से उड़ के जब यहाँ चला गया तो यहाँ से ये वापस नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे इवेंट्स, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, जो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होती है उसमें ये थर्ड वाली कंडीशन नहीं होगी। तो नंबर ऑफ इवेंट्स में हम कौन कौन सी कंडीशन लेंगे? फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। तो फर्स्ट वाली के लिए हमारे पास निकला हुआ ही है, और ये लौटने का है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये जाने का है और ये लौटने का, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम। और इसको अभी हमने ऊपर सॉल्व कर ही रखा है। ये वाला पार्ट जो आया था वो आपका 35 आया, और ये जो सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया था तो ये आया आपका 280। इनको ऐड करेंगे 315। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं आप, पी ई अपॉन नंबर अपॉन एस, और इन दोनों को वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे तो ये 5 से मैंने काटा है, तो 5 से काटने के बाद ये 3 और ये 4, मतलब काट पीट करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा, और यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखिए इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा गया है, सेकंड वाला, कि 2 वर्ड्स उड़ते हैं केस 1 से केस सेकंड में, पहले भी था वही, और वापस भी आते, ये भी पहले था। द आउल इज स्टिल सीन इज केस, और ये भी पहले था कि केस 1 में आउल का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब इतनी कंडीशन के बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ही पैरेट और एक ही आउल उड़ के जाए केवल केज 1 से केज सेकंड में। तो देखिए हमारे पे इनिशियल कंडीशन तो यही है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 पैरेट और एक आउल है, और 6 पैरेट इसमें है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम यहाँ पे कंडीशन अपनी वही तीनों, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ फटाफट, ये सेम कंडीशन रहेगी क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस तो हमारे पास सेम है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ पे बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको? प्रोबेबिलिटी में निकालना है कि एक ही पैरेट और एक ही आउल उड़ना चाहिए केज फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ से एक पैरेट और एक आउल उड़ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और केस सेकंड में भी तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक पैरेट और एक आउल उड़े, लेकिन कंडीशन बच्चों यहाँ पे क्या करनी है कि आउल का अभी भी इस केज फर्स्ट में होना ज़रूरी है। तो केज फर्स्ट में ज़रूरी होने के लिए ये वाली कंडीशन जरूर सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि यहाँ से आउल उड़ के वापस यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये बिल्कुल कंडीशन है। यहाँ से आउल उड़ ही नहीं रहा है, तो ये भी सही है। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये तीसरा वाला केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा तीसरा वाला केस? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेट एक आउल तो उड़ा, लेकिन आउल यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन अब जो कि यहाँ से उड़ के वापस इधर गया ही नहीं, तो यहाँ पे केस फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए ये थर्ड वाला केस यहाँ पे कंसिडर नहीं ले करेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे सैंपल स्पेस में ही कहा गया है। ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ मार्क, ये आपका सब सैंपल स्पेस की बात की गई है। प्रोबेबिलिटी की बात तो अभी हम बात को करेंगे, पहले हमने यहाँ पे देखेंगे कि ये आउल का यहाँ होना प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये केस थर्ड इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस केवल 2 ही कंडीशन से बनेगा, फर्स्ट से और सेकंड से। तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी, ये आ गया आपके पास, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर वही कितना आ जाएगा 315। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि एक ही पैरेट और एक ही आउल उड़े। तो एक ही पैरेट और एक ही आउल, अब ये वाली कंडीशन तो हमारी है ही नहीं, इसको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें हमें वो वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी जिससे एक ही पैरेट और एक ही आउल उड़े, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ये वाली कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में नहीं आएगी, नंबर ऑफ इवेंट में केवल पहली ही कंडीशन आएगी। तो पहली कंडीशन से हम इसका आंसर निकालें तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे, जो कि सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है 35। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम इसकी वैल्यू लगाते हैं,
नंबर ऑफ ई की कितनी हो गई 35 और इसकी कितनी हो गई 315। इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं और कैंसिल आउट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1/9। तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा पेपर खत्म हो गया है। मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी मेहनत करी है इनके डायग्राम बनाने में, तो आई होप कि आपको ये डायग्राम से क्वेश्चन शायद समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है पूरा, और आप चाहते हैं कि ये इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे मैं आपको कराने वाला हूँ PYQ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, वो भी फिजिक्स मैथ के चैप्टर वाइज। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, ये आपका चैनल बहुत सपोर्ट करेगा, आपकी पढ़ाई को आसान करेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपको आसान ना लगे तो मेरे वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है। तो चलिए फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि बच्चों आपको कैसे ये वीडियोस लगते हैं, ताकि मैं आगे और भी आपकी राय के अकॉर्डिंग वीडियो को अच्छे से अच्छा बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।